I hope you are able to see the screen. Okay. So Yes, ma'am. we are already know that biopharmaceutics and biopharmaceutics. What is biopharmaceutics? Completed. What is the importance of biopharmaceutics, or what are the factors affecting absorption? Completed. So today we'll take not factors affecting, various mechanisms of drug absorption has been completed. Today I will take your factors affecting absorption. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इन द सेंस आपको ऑलरेडी पता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ओके, दैट मीन्स जो ड्रग का मूवमेंट होता है in unchanged form from site of administration to the systemic circulation is known as the absorption. Okay, आपके डेफिनेटली किसी भी ड्रग के सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने से पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन जरूरी होता है. अनलेस एंड अनटिल आपका ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक आपका जो है बायो अवेलेबिलिटी जिसे आप बोल रहे हैं या जिसे आप बोल रहे हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रग यू विल नॉट गेट. ओके, हमने बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट वी विल टेक दिस, दैट मींस व्हाटएवर डोसेज फॉर्म है, कोई भी डोसेज फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्टेप्स. लेकिन हम अगर बात करते हैं टैबलेट की, कैप्सूल की, दैट मींस ये जो डोसेज फॉर्म है इसमें आपके मैक्सिमम स्टेप्स होते हैं. जैसे हमने बोला कि आपका ठीक है, दैट मींस आपका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डी एग्रीगेशन विल रेजोल्यूशन के बाद जो ड्रग है it will go to the systemic circulation. Okay, you can see here that this is disintegration of the tablet, and at this stage deaggregation. At this stage the drug is going in solution and after that it is getting absorbed. That means हम बोले कि जितने भी डोसेज फॉर्म है वो इनमें से किसी ना किसी जो है आपके प्रोसेस को फॉलो करते हैं, देन ओनली इट गेट एब्सॉर्ब. बट द जो टैबलेट है इट फॉलोज द मैक्सिमम स्टेप्स. ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स जो है वो आपके टैबलेट में होते हैं, जिसमें हमने बोला डिसोसिएशन हो रहा है, डीएग्रीगेशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, एंड फाइनली इट इज गेटिंग एब्सॉर्ब. बट इन केस ऑफ अगर हम कैप्सूल बोलेंगे तो डिस इंटीग्रेशन तो है, लेकिन डिस इंटीग्रेशन के बाद अगर इट इज इन ग्रैनुलर फॉर्म देन डेफिनेटली इट विल आल्सो अंडरगो द डीएग्रीगेशन प्रोसेस, फर्दर डिसोल्यूशन, देन इट विल गेट एब्सॉर्ब. बट अगर हम ये सस्पेंशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली सस्पेंशन के केस में आपका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, आपके सस्पेंशन के केस में डीएग्रीगेशन स्टेप भी नहीं होगा. दैट मींस दो स्टेप्स वहां पे छूट जाएंगे. स्टेप वहां पे कौन सा इन्वॉल्व होगा? थर्ड स्टेप, जिसे हमने बोला drug in solution, and finally that drug coming in after coming the solution it will get absorbed. Okay, तो हमने बोला कि आपके जितने भी डोसेज फॉर्म्स हैं अल्टीमेटली ड्रग को जो है रिलीज होना पड़ता है, और रिलीज होने के लिए वेरियस स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. डिपेंड करता है किस तरह का आपका जो डोसेज फॉर्म है, ऑन दैट बिहाफ जो है आपके नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं. जैसे हमने बोला अगर हम टैबलेट की बात करें लार्ज so many steps will be involved, but अगर हम आपके सस्पेंशन की बात करें, इमल्शन की बात करें, some steps will get reduced, यानी कुछ steps जो है वो कम हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन से पहले. तो ये हमने बोला कि आपका डोसेज फॉर्म भी डिसाइड करता है कि आपका ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो कितना फास्ट होना है या कितना स्लो होना है. ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला कि आपका जो ड्रग है जस्ट there are various factors that are affecting the drug absorption. जैसे हमने बोला फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स हैं. फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में भी दो चीजें हैं, दैट मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन. जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? तो हमने बोला फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स है, दूसरा हमने बोला पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स. ओके, जब हम नॉट पेशेंट रिलेटेड, आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग आएगा, और दूसरा आपका क्या आएगा? डोसेज फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मींस फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स. जो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स
फार्मास्यूटिकल्स है उसमें दो चीजें हैं, ड्रग की खुद की प्रॉपर्टीज यानी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा हमारा है आपका डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग। ये दोनों जो कैटेगरीज है दिस विल कम अंडर द फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स एंड ऑल फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स विल डेफिनेटली अफेक्ट द ड्रग एब्सॉर्प्शन। There are various pharmaceutical factors under which physicochemical properties are here. जैसे हमने बोला drug solubility and dissolution rate, particle size, effective surface area, polymorphism, amorphism, salt form of the drug, lipophilicity of the drug, pseudopolymorphism, pKa of drug and pH, drug stability। ठीक है, तो हमने बोला ये सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग है जो आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अदर देन दिस जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के अलावा अगर हम दूसरे फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, सो डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स इन द सेंस आपका डोसेज फॉर्म का डिसइंटीग्रेशन टाइम विल डेफिनेटली डिसाइड द एब्जॉर्प्शन, dissolution time will decide the absorption, manufacturing variables this we will discuss later on because this is also a part of your syllabus। तो हमने बोला ये भी आपके जो है affects the absorption। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी आपके जो है absorption को अफेक्ट करते हैं। नेचर एंड टाइप ऑफ द डोसेज फॉर्म will affect the absorption, product age and storage condition will affect the absorption। ओके, सो हमने बोला absorption of drug इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी ड्रग का क्लिनिकल बेनिफिट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तभी आएगा जब ड्रग हमारा एब्सॉर्ब होगा। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द फर्दर फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग। तो हमने बोला दो कैटेगरीज है आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने बोला यानी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, दूसरा हमने बोला डोसेज फॉर्म प्रॉपर्टीज। ये दोनों किस में आती हैं? ड्रग रिलेटेड प्रॉपर्टीज में आ रही है, या फिर आप बोले ये आपके किस कैटेगरी में आ रही है? आपके फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला आपका दूसरा कैटेगरी है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। डेफिनेटली जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, कंडीशंस उसकी जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, किस तरह की डिजीजेस से सफर कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, उसका मेटाबॉलिक रेट है। दैट मींस लॉट मेनी फैक्टर्स ऑफ पेशेंट आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ओके, फर्स्ट जैसे हम बोल सकते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में एज है, नेक्स्ट जो है वो आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है। These are the some of the points जो points हैं जिसको हम further discuss करेंगे। intestinal transit time है, gastrointestinal pH definitely affects the absorption of drug, disease state, blood flow through GIT, gastrointestinal contents किस तरह का वो भी आपके जो है absorption को affect करेगा, and pre-systemic metabolism। ठीक है, so बहुत सारे factors हैं जो आपके absorption of drug को affect करेंगे, जिसमें हमने बोला classify किया अगर हमने तो हमने बोला आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स को व्हेन वी फर्दर क्लासिफाइड तो हमने बोला ड्रग रिलेटेड, दैट मींस फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, और सेकेंड हमने क्या बोला? डोसेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, फिर जो ये दोनों है ये किसके हैं? ये आपके एग्जाम्पल किसके थे? ये आपके फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के थे। नेक्स्ट हमने बोला पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी जो है वो आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि जो आपके डोसेज फॉर्म है जिसमें हम मैक्सिमम स्टेप्स लेके चल रहे हैं, जैसे हमने टैबलेट की बात कही, हमने बोला जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है फर्दर इट विल गेट डिसइंटीग्रेटेड। वहीं पर आपका डिसइंटीग्रेशन के समय जो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएग्रीगेशन होगा। आफ्टर डीएग्रीगेशन जो सॉलिड कॉम्पैक्ट फॉर्म में था, जो ड्रग कॉम्पैक्ट फॉर्म में था, now it will exist as a drug particle. Further it will undergo the process of dissolution, और dissolution के बाद आपका जो है ड्रग जो है dissolution होने के बाद क्या होगा? Definitely it will come in the solution form, और जैसे वो solution form में आएगा जो absorption site है वहां पे ड्रग रीच करेगा, और रीच करने के बाद it will come in the contact with the biomembrane। जैसे ही बायोमेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा ड्रग विल रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। दैट मींस पहले ड्रग डिसइंटीग्रेट हुआ, डीएग्रीगेट हुआ, डीएग्रीगेट के बाद डिसॉल्व हुआ,
डिसॉल्व के बाद जब वो सोल्यूशन फॉर्म में आ गया, देन वो सोल्यूशन फॉर्म में आने के बाद, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने के बाद ड्रग जो है इट रीचेस टू द मेम्ब्रेन, जो भी जीआईटी मेम्ब्रेन है या इंट्रामस्कुलरली दे रहे हो, जो भी मेम्ब्रेन है, जो भी बैरियर है, इट विल रीच टू दैट सरफेस और वहां से आपके ड्रग का एब्सॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, सो हमने बोला कि यहाँ पर दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हैं। आरडीएस मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। आपके जो है लाइपोफिलिक ड्रग के लिए भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आपके हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक ड्रग का मतलब ये नहीं होता है कि ड्रग जो है उसमें पूरी तरह हाइड्रोफिलिसिटी हो। हाइड्रोफिलिक ड्रग कहने का मतलब है अगर कोई भी ड्रग हमारा पूरी तरह हाइड्रोफिलिक होगा तो डेफिनेटली वो ड्रग हमारा ड्रग की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? उसका एब्सॉर्प्शन हो ही नहीं सकता है। सेम वे हमने बोला वो ड्रग्स जो प्योरली लाइपोफिलिक है, कोई भी हाइड्रोफिलिसिटी नहीं है, वो भी ड्रग्स हमारी गुड कैटेगरी में नहीं आते हैं। दैट मींस एनी ड्रग, किसी भी ड्रग की आप बात करते हैं, it should have lipophilicity as well as hydrophilicity. No doubt, lipophilicity थोड़ा सा ज्यादा हो, hydrophilicity थोड़ा सा कम हो, that will work. लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं totally lipophilic and totally hydrophilic, then these type of drugs will not be a good candidates to behave as a drug. ठीक है, हमने बोला जब ड्रग डिसोल्यूशन की बात करें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहने का मतलब है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम किसे बोलते हैं? सबसे स्लोवेस्ट स्टेप, यानी पूरी रिएक्शन को जो स्टेप रिएक्शन चीज कंट्रोल करती है उस स्लोवेस्ट स्टेप को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, सपोज हमने बोला कि कोई लाइपोफिलिक ड्रग है जो है ही नहीं, जो कि बॉडी में फ्लूइड्स है उसमें जाने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लाइपोफिलिक ड्रग्स है उसके लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा है? डेफिनेटली डिसॉल्व होना। ठीक है, सेम वे जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है उनके लिए सबसे टिपिकल काम क्या है? इस पूरे अगर हम सामने जो सीक्वेंस है इसमें देखेंगे कि ड्रग डिसॉल्व हो, डिसइंटीग्रेट होने से लेके एब्जॉर्प्शन तक के जितने भी स्टेप्स हैं इसमें हम अगर देखते हैं जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए सबसे मुश्किल क्या है? डिसॉल्व होना इज नॉट बिग टास्क फॉर द हाइड्रोफिलिक ड्रग, लेकिन हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेम्ब्रेन से क्रॉस करना। क्यों? क्योंकि हमने बोला मेम्ब्रेन जो है इट इज बाइफॉस्फोलिपिड लेयर, क्योंकि बेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इट इज अ लिपिड, तो डेफिनेटली अगर ड्रग हमारा प्योरली हाइड्रोफिलिक है वो किसी भी हालत में हमारा जो है एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने बोला नॉर्मली जो लाइपोफिलिक ड्रग्स है उसके लिए चैलेंज क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व होना, यानी डिसोल्यूशन विल बी द रेट लिमिटिंग स्टेप्स फॉर द लाइपोफिलिक ड्रग। और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो है उनके लिए चैलेंज क्या होगा? डेफिनेटली टू गेट एब्सॉर्ब। अगर हमारा कोई लाइपोफिलिक ड्रग है और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला लाइपोफिलिक ड्रग को अगर हम साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डेफिनेटली इट विल फेवर द डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी। दैट मींस नाउ द ड्रग विल बी now the drug will have the carrier, ड्रग के पास एक कैरियर होगा जो कि साइक्लोडेक्स्ट्रीन होगा। साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो है इट इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो अब जैसे ही हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक चीजें मिलेंगी और ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जब ये बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे इट कैन इजीली गेट एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यानी डिसॉल्व इसलिए हो रहा है क्योंकि साइक्लोडेक्स्ट्रीन है और जो ड्रग है उसके अंदर जो इंट्रैक्ट है वो इजीली जो है एब्सॉर्ब हो जाएगा। सेम वे अगर हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की बात, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए चैलेंज क्या है? टू गेट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से पास होना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग को अगेन हम यहाँ पे जो है फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग को बेटर एस्पेक्ट में जाकर हम जो है इस पे काम कर सकते हैं। कैसे? जो भी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है अगर हम उसका सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स बना देते हैं, इस तरह के अगर हम फॉर्मुलेशन सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स इस तरह का फॉर्मुलेशन अगर डिजाइन करते हैं तो डेफिनेटली जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है इट विल अटेन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइपोफिलिसिटी आल्सो एंड इजीली इट कैन गेट एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। दैट मींस हमने बोला कि जो ड्रग है
उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है और उन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करके हमें जो है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करना ताकि हमें बेटर बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो हमने बोला जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हो गए उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डिसोल्यूशन. सो डिसोल्यूशन विल बी द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द लाइपोफिलिक ड्रग्स. बट इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, तो हाइड्रोफिलिक मींस डिसॉल्व हो जाएंगे इजीली, बट वहां पे चैलेंज क्या है? इसके लिए सबसे मुश्किल की बात क्या होगी? मेम्ब्रेन से क्रॉस करना. तो डेफिनेटली जो परमिएशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन है या जो absorption है, it will be very typical for the hydrophilic drugs. So here I have shown that rate determining step for the lipophilic drug is dissolution and the rate determining step for the hydrophilic drug is permeation across the membrane. So same thing is written here. जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख सकते हैं कि आपका जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स है या लाइपोफिलिक ड्रग्स है, जो ग्रिजोफिल्विन है, जो आपका स्पाइरोनोलैक्टोन है, जो ग्रिजोफिल्विन एंड जो स्पाइरोनोलैक्टोन है, these are the drugs जो आपके लाइपोफिलिक इन नेचर है. लाइपोफिलिक इन नेचर कहने का मतलब है कि ये ड्रग्स जो है आपके इस इजीली जो है डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे और इनके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या रहेगा? सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी विल बी द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द ग्रिजोफिल्विन एंड स्पाइरोलैक्टोन. ओके, नेक्स्ट हमने बोला अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो आपका क्रोमालिन सोडियम है या फिर आपका जो है नियोमाइसिन है या आपके जो ड्रग्स हैं दे आर हाईली एक्वस सॉल्युबल. These highly aqueous soluble means वो easily dissolve हो जाएंगे, but these type of drugs यानी आपका जो ये drugs है, नियोमाइसिन है, आपका जो क्रोमालिन सोडियम है, ये पर्टिकुलर ड्रग्स जो है आपके डिसॉल्व तो हो जाएंगे, बट इनके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? परमिएशन. यानी परमिएशन विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर द ड्रग्स व्हिच वर हैविंग हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सो हमने बोला ओवरऑल अगर हम बोले ड्रग तो किसी ना किसी ड्रग के लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं. हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए जो है परमिएशन विल बी द चैलेंज, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स के लिए जो है डिसोल्यूशन विल बी द चैलेंज. नेक्स्ट हमने बोला we will start with the physicochemical properties. Physicochemical properties के केस में हमने बोला कि आपका physicochemical properties जो है of drug will definitely affect the absorption of the drug. ठीक है, तो physicochemical properties में जो सबसे पहला फैक्टर हम ले रहे हैं it is drug solubility. ठीक है, drug solubility जो है हम इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन. ठीक है, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी, ड्रग सॉल्युबिलिटी मींस तुम्हें पता है कि इट इज अ फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज. ये ड्रग की कैपेबिलिटी है कि ड्रग डिसॉल्व होगा नहीं होगा. तो हमने बोला जो ड्रग सॉल्युबिलिटी है इट इज अ फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी एंड ड्रग सॉल्युबिलिटी वी कैन डिफाइन इन टू टर्म्स. दो तरीके से हम ड्रग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. एक हमारा है इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, दूसरा है हमारा डिसोल्यूशन रेट. ठीक है, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, इंट्रिंसिक मींस अंदर ही अंदर यानी खुद के सॉल्युबलाइज होने की कैपेबिलिटी. इंट्रिंसिक से आप खुद कोट कर सकते हो यानी खुद की कैपेबिलिटी. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that goes in a solvent system under standard conditions like temperature, pressure, pH is known as intrinsic solubility. That means इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग है उसको एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में हम रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद उसे छोड़ देते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में. कोई स्टरिंग वगैरह नहीं करते, कोई मूविंग वगैरह नहीं होता है. लेकिन आप 24 आवर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाता है. दैट मींस इसमें कंडीशंस जो है स्टैटिक रखी जाती है. जैसे सॉल्वेंट है हमने सोल्यूट प्लेस कर दिया, जैसे आपने ग्लास में चीनी जो क्रिस्टल्स ऑफ शुगर है उसको आपने डाला और डालने के बाद क्या हुआ, आपने उस ग्लास में छोड़ दिया. आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल फाइंड कि जो भी आपका सोल्यूट है इट गॉट डिसॉल्व. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूट. यानी जो ड्रग है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी है जिसमें आपका ड्रग जो है इट इज गेटिंग सॉल्युटाइज्ड इन द गिवन सॉल्वेंट सिस्टम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लाइक टेंपरेचर, प्रेशर, पीएच. ठीक है, तो इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, it is the maximum amount of solute that goes in a solvent system under standard conditions like temperature, pressure and pH. It is a static property. आप देख रहे होंगे कोई भी शेकिंग नहीं हो रही, कोई भी स्टरिंग नहीं हो रही है, so it is a static property.
ओके, नेक्स्ट हमने बोला dissolution rate. It is again the way to define the drug solubility. ड्रग solubility को हम दो तरीके से यानी बता सकते हैं, चाहे तो आप इंट्रिंसिक solubility के टर्म में बात करिए, चाहे तो आप dissolution rate के टर्म में बात करिए, ठीक है। What is dissolution rate? Dissolution rate का मतलब है amount of drug that goes in a solvent at is called आपका dissolution rate, यानी आपका ड्रग एक पर्टिकुलर टाइम के रेस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग गया है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन रेट। रेट बोल रहे हैं ना, यानी पर यूनिट टाइम की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज डिसोल्यूशन रेट? डिसोल्यूशन रेट इज अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट गोज इन अ सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, सॉल्वेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट रखना है। तो उसमें आपका एक कितना अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम में जा रहा है उसे हम डिसोल्यूशन रेट बोलते हैं। नॉर्मली डिसोल्यूशन रेट जो है इट इज अ डायनामिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए दो वेज आ गए, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी और दूसरा हमारा डिसोल्यूशन रेट। यानी ड्रग की सॉल्युबिलिटी अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं, डिसोल्यूशन रेट के रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि किसी भी ड्रग का अगर इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी अच्छा होगा तो डेफिनेटली इट्स डिसोल्यूशन रेट विल बी आल्सो गुड। किसी भी ड्रग का इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो डिसोल्यूशन रेट है वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो हमने बोला कि दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोरिलेशन रखती है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी एंड द डिसोल्यूशन रेट? दैट इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी it is static property, it is static property, and in case of dissolution rate, what is this type of solubility? It is a dynamic property। और आपको पता है कि जब आप बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में स्टैटिक कंटेंशन नहीं होती है, आपके बॉडी में जो है कंटिन्यूअसली जो है प्रोपल्शन जो है, या फिर आप बोलिए कंटिन्यूअसली जो है आपका श्रिंकेज जो है, जब स्टमक में जाता है ड्रग तो क्या आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती हैं? डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि बॉडी में स्टैटिक कंडीशन कभी नहीं होती, ऑलवेज इट इज इन डायनामिक कंडीशन, ठीक है। सो डिसोल्यूशन रेट विल बी द राइट term to explain the solubility of the drug, ठीक है। तो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट गोज इन अ सॉल्वेंट सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ ड्रग दैट गोज इन अ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, या पर यूनिट टाइम। दैट मींस द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट गोज इन अ सॉल्वेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिसोल्यूशन रेट, ठीक है। सो हमने बोला कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि आपका ड्रग जो है आपका अच्छा अगर इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी देगा तो उसका डिसोल्यूशन रेट अच्छा होगा, ठीक है। जो सीसाप्राइड ड्रग है, जो आपका ड्रग यहाँ पे दे रहे हैं सीसाप्राइड, उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, बट इट इज शोइंग गुड बायोअवेलेबिलिटी। मेरी बात समझ रहे हो? जो सीसाप्राइड ड्रग है, डिस्पाइट ऑफ पुअर इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, इट इज शोइंग गुड बायोअवेलेबिलिटी। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि मैंने आपको अभी बताया कि इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका डिसोल्यूशन रेट, एंड दैट मींस इट इज शोइंग द बायोअवेलेबिलिटी आल्सो, यानी बायोअवेलेबिलिटी का रिलेशन भी शो कर रहा होगा। लेकिन जो सीसाप्राइड है ये ऐसा ड्रग है जो आपका पुअर इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी रखता है लेकिन फिर भी गुड बायोअवेलेबिलिटी रखता है। उसका रीजन क्या है? कि हो सकता है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स गुड बायोअवेलेबिलिटी? हो सकता है ड्रग की इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है लेकिन डिसोल्यूशन रेट अच्छा रहा हो। मेरी बात समझ रहे हो? इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने छोड़ दिया, हमने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। हो सकता है पूरे 24 घंटे वो डिसॉल्व अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन जो जितना भी वो डिसॉल्व हो रहा हो वो 2 मिनट में ही हो गया हो। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने बोला सपोज कोई ड्रग मैंने रखा एक सॉल्वेंट सिस्टम में, तो मैंने बोला 5 mg मैंने ड्रग रखा, मैंने देखा पूरी रात में केवल 1 mg ड्रग डिसॉल्व हुई है, 4 mg जो है इट इज रिमेनिंग देयर ओनली। इसका मतलब क्या है? मैं यही बोलूंगी कि सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे? इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी इज नॉट गुड फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रग। लेकिन यहाँ पे क्यों बायोअवेलेबिलिटी अच्छी आई है?
उसका रीजन ये हो सकता है कि ड्रग की इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी तो अच्छी नहीं है, लेकिन जो वो 1 mg डिसॉल्व हुआ है 24 आवर में, हो सकता है वो 1 mg जो है इमीडिएटली डिसॉल्व हो गया था सॉल्वेंट सिस्टम में जैसे ही हमने डाला था, और हो सकता है कि आफ्टर 15-20 मिनट्स जो है 24 आवर तक कोई भी हमारा ड्रग डिसॉल्व ना हुआ। दैट मीन्स आपका जो है हो सकता है कि आपका डिसोल्यूशन रेट है वो अच्छा रहा हो स्टार्टिंग में, एंड बिकॉज ऑफ विच despite of low solubility but the rate of dissolution is high, इसलिए हो सकता है कि आपका ड्रग जो है फास्ट एब्जॉर्ब हो गया एंड जिसकी वजह से वो एबल रहा हो कि आपकी गुड बायोबिलिटी उसमें शो। ठीक है, तो हमने बोला हम ये नहीं बोल सकते कि किसी ड्रग की अगर इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली उसका जो है बायोबिलिटी कम रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी कम है तो हो सकता है, जैसे सिक्सफ्राइड एक एग्जांपल है जिसमें नो डाउट इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन आपका जो डिसोल्यूशन रेट रहा है स्टार्टिंग में वो ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो ड्रग है वो एब्सॉर्ब हो गए एंड इट वाज एबल टू गिव द फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट और क्लिनिकल बेनिफिट। ठीक है, सो हमने बोला सॉल्युबिलिटी को हम दोनों टर्म पे बता सकते हैं, drug solubility sorry intrinsic solubility and dissolution rate। okay, to explain this, क्योंकि मैंने बोला intrinsic solubility right term नहीं है to explain the solubility, किसी भी drug के solubility aspect को explain करने के लिए intrinsic solubility जो है it is not good way to express, क्यों? it is static property। हम dissolution rate ज्यादा प्रेफर करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल की स्टडी लेने के लिए। ठीक है, हमने बोला देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, बट व्हाट इज डिसोल्यूशन और रेट और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? डिसोल्यूशन रेट का मतलब है द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट गोज इन अ सॉल्वेंट सिस्टम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना ड्रग हमारा जो है सिस्टम में जा रहा है उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन रेट। बट डिसोल्यूशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ सॉलिड सब्सटेंस solubilizes in a given solvent, यानी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सॉल्वेंट सिस्टम में आ रहा है उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, या फिर यू कैन आल्सो से दिस दैट मास ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द लिक्विड इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। There are three basic theories of dissolution: film theory, permeation theory, double barrier theory। ठीक है, so हमने बोला तीन थ्योरीज आई जिन्होंने डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। आपका फर्स्ट है डिफ्यूजन लेयर मॉडल जिसे हम फिल्म थ्योरी भी कहते हैं, सेकेंड है डैम्पर्ड मॉडल और परमिएशन जिसे हम सरफेस रिन्यूअल थ्योरी भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज इंटरफेशियल बैरियर मॉडल और डबल बैरियर और लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी। दैट मींस टोटल तीन थ्योरीज है, पर हर थ्योरी का कोई ना कोई अल्टरनेटिव नेम भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन जिसने आपके डिसोल्यूशन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ओके